हाँ जी, hello friends, good evening. So, welcome again to the class. Okay, so today we'll discuss about the sampling and the various research methods, quantitative, qualitative, and mixed methods. So, sampling is the most important aspect of any research, choosing the right sample. Why I am telling you? Because we have discussed in the previous class कि दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं साइंटिफिक परस्यूट ऑफ नॉलेज में. वन इज़ कि वो कितनी जनरलाइजेबल है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रेयरेस्ट डिजीजेज, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि कोई भी हम रिसर्च करते हैं जिसकी जो भी फाइंडिंग्स आती हैं वो कितनी जनरलाइजेबल है पॉपुलेशन पे, सेम पॉपुलेशन पे. पहली चीज़ क्यों? क्योंकि हम एंटायर पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते हैं. फाइन. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बेसिकली कि कितनी ज़्यादा वो रेप्लिकेबल है उस सेम टाइप ऑफ पॉपुलेशन पे. तो सैम्पलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ द सैम्पलिंग इज़ इनकरेक्ट देन whatsoever your research ideas are, whatever the variables are, whatever control you have created and everything, but if the sample is not appropriate, then there is nothing can be helped. The right sample, choosing the right sample is the most important part. And it's not just about the research. Everywhere in some form we often do the sampling. जस्ट एन एग्जाम्पल, सपोज करो कि मम्मी पापा ने बोल दिया कि बेटा आपका शादी करने का टाइम हो गया, अब आपको अपने लिए लड़का या लड़की चूज करनी है. हाँ जी. तो क्या करेंगे कि आप ऐसा समझो कि हमें पता लगा साहब 7 बिलियन पीपल हैं ऑन ऑन दिस अर्थ. एंड अगर अपन 50-50 का रेशियो लगाएं तो 3.5 बिलियन मेल्स हैं. अगर उस एज ग्रुप में भी लगाएं तो फॉर एग्जांपल से कि 1 मिलियन या फिर करोड़ों जो हैं वो लड़के हैं इस दुनिया में या लड़कियां हैं, तो क्या मैं हर किसी के साथ इंटरेक्ट करूंगा और उन सब से इंटरेक्शन करने के बाद फाइनली बोलूंगा कि कौन सा मेरा सही लाइफ पार्टनर है, देन आई विल चूज? नो. I will choose the subset of some kind of some type of people around me, either on through matrimonial website or through in my friend groups or whatever, and then I'll choose with whom I have the matching, my bonding, and thoughts and whatever. Okay, so what it is जस्ट द रॉ फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग. अगर अपन रिसर्च की बात करें तो इसी तरीके की सैम्पलिंग को थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में जो है वो कर दिया जाता है. एवरीवेयर, एवरी टाइम, एट एवरी प्लेस, इन सम फॉर्म ऑफ अदर वी डू द सैम्पलिंग. फाइन और नॉट. हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम उसके रिव्यूज़ देखते हैं. हो सकता है कि उसको 1 लाख लोगों ने खरीदा हो, लेकिन हमारे पास रिव्यूज़ कुछ सब सेट लोगों के रहते हैं और उनके बेसिस पे हम जनरलाइज करते हैं कि अच्छा इसको 1,500 लोगों ने 4.8 रेटिंग दी है तो ये अच्छी ही होगी. आर यू गेटिंग? Somewhere sampling gives us an idea of generalizable, that is very 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 important. So whether I am a researcher or not, but as a human, if I am functioning in this world, I use the sampling. That is basically what we are trying. लास्ट क्लास में हमने इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करा था कि हमारे घर में हम कोई खाना बनाते हैं तो हम सारी चीज़ों को हम हमारे घर में मैंने चावल पकाया तो मैं सारे चावलों को तो टेस्ट नहीं कर सकता. मैं रेंडमली पिक करता हूँ और उनको देखता हूँ कि साहब वो पके कि नहीं पके. इससे मैं इन्फर करता हूँ, जनरलाइज करता हूँ कि सारे चावल. गेटिंग द पॉइंट? getting the point? That is sampling in simple. Okay, so sampling is very very important. आपने एक what to study decide कर लिया कि मेरे को क्या टॉपिक लेना है, ठीक है. आपने why to study कर लिया, ठीक है. अब मेरे को किस पॉपुलेशन के ऊपर इस टॉपिक को स्टडी करना है, दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. या फिर मैं कौन सी पॉपुलेशन को लूँ, किस तरीके से उस सैम्पल साइज को चूज करूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जनरलाइजेबिलिटी बढ़े. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो उसमें क्वांटिटी क्वांटिटी कि हमने कितने लोगों को लिया है ये भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ में कि किस तरीके से मैंने उस सैंपल को चूज़ किया है ये भी इम्पॉर्टेंट है. मेरी यूनिवर्सिटी में 15,000 बच्चे पढ़ते हैं और अगर मुझे ये पता लगाना है कि कितने बच्चे जो हैं वो स्मार्टफोन के एडिक्ट हैं या कितने बच्चे एवरेज कितना टाइम स्मार्टफोन यूसेज करते हैं, तो एक तो चीज़ है कि मैं पूरे 15,000 बच्चों को ये क्वेश्चनियर भेजूं और उनसे डेटा कलेक्ट करूं.
अंडरस्टैंड, एंड देन मैं उसका एवरेज निकालूँ। और दूसरा ये है कि मैं रैंडमली 400 500 बच्चे पिक करूं जो लगभग हर क्लास को रिप्रेजेंट करें, हर स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करें, और उसके बेसिस पे, एंड दैट मस्ट बी द रैंडम सिलेक्शन। ओके, रैंडम सिलेक्शन का मतलब वेयर ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट ऑफ अ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ रिप्रेजेंटेशन. So randomization is a very most important aspect, unless or research topic is very specific dealing with something. अंडरस्टैंड? अब फॉर एग्जाम्पल से अभी वही वाली बात है कि मैं स्मार्टफोन एडिक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं इस तरीके की पॉपुलेशन लेता हूँ, सपोज करो कि मैंने जो है मैं जब स्मार्टफोन एडिक्शन की बात कर रहा हूँ तो मैंने ऐसे स्कूल और कॉलेज में डेटा कलेक्ट करा जहाँ पे लोगों के पास स्मार्टफोन है ही नहीं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो आर यू गेटिंग? फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई एम टेलिंग यू, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं स्टडी कर रहा हूँ, अगर मैं किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो स्पेसिफिक पॉपुलेशन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे when I am talking about my college, when I am talking about a smartphone addiction, so I cannot choose the 15,000 population. Although in some study a person, if the resources are there, they might be, but it is very tough. So I will pick the students from each and every stream and the class. Fine, that is the one thing. And then I will choose them 1 2 3 4 5 10 whatever randomly from each class. So that will be a randomization. That is a very important thing where each and every member of the class has an equal chance of representation. Fine. So यहाँ पे पूरा जो स्कूल, पूरा जो यूनिवर्सिटी है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन। उसमें मैं जो 400 बच्चे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये है मेरा सैंपल। Are you getting? Sample. That is a very very important thing. Okay, so that is the thing. अब यहाँ पे you must have heard about two things. One thing, that is a sampling bias. Sampling bias का मतलब systematic error due to non-representative selection. Non-representative selection का मतलब ये समझ लो कि when I am talking about smartphone addiction, I have chosen only those students who are from engineering background. And although in my college there are management students, there are science students, there are psychology and art students, social science students, but I have taken only majority student from a engineering background. So somewhere this would not be properly represented. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये systematic error create होगी, systematic bias create. Getting the point? So there are basically two types of sampling. You might have heard about this. One is a probability sampling and the second one is a non-probability sampling. Probability sampling वो होती है जिसमें जो भी population मेरी है, particular population, उसमें जितने भी members हैं उनका equal chance हो selection का. Are you getting? So it is something like what we called as a lucky draw. कि आपके पास एक बॉक्स है और फिश बॉल है और उसमें कुछ चिट्स हैं और आपको लॉटरी उठानी है, तो किसी का भी नाम आ सकता है. दैट इज बेसिकली व्हाट अ काइंड ऑफ अ प्रोबेबिलिटी और रैंडमाइजेशन. फाइन. अब इसमें देयर इज वन इज अ बेसिकली व्हाट वी कॉल्ड एज अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. तो दैट इज अ सिंपल फिश बॉल इज देयर, यू जस्ट पिक एंड यू take the data. Getting the point? That is what we called as a simple random sampling. Okay, तो ये तो करते ही करते हैं, ठीक है. Second is basically what we called as a systematic sampling. So as the name suggests, systematic का मतलब you say कि for example say there is one mall or there is one supermarket is there. Every day there are around 3,000 customers come into that supermarket. Okay, so now I want to do some marketing research into what kind of material they buy and how much money they basically spent on it. So I choose every nth number. So से कि मैं हर 10वें व्यक्ति को चूज करूंगा, पकड़ूंगा और उनसे उससे रिलेटेड डेटा लूंगा. So that is basically what a system is there.
आर यू गेटिंग? सिस्टमैटिक। तो मैं हर 10th व्यक्ति से जो है, अब वो 10th व्यक्ति आई एम नॉट डिसाइडिंग हु विल बी द 10th, दे ऑटोमेटिकली दे आर कमिंग। आर यू गेटिंग? सो दैट इज बेसिकली व्हाट a kind of systematic random sampling is there. Okay, randomness is there in it also. Are you getting? Because I don't know who will be the 10th. Are you getting it? It is automatically coming. So that is basically what is known as the systematic random sampling. Getting? थर्ड वन इज, अब इसमें सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि अगर मैं ये ध्यान ना दूँ, if there is some kind of repeated pattern might be going on, some kind of pattern or cycle comes that every 9th or 10th candidate has a certain kind of skill or certain differences there which might not be there in other candidate, and if I am choosing those every 10th candidate, so that particular kind of thing get repeated and over represented in my sample. I think that might created a kind of a distortion. Okay, ऐसा हो सकता है कि अगर पहले से ही मुझे ये मेरे को देखना पड़ेगा एक बार ये डिसाइड करते समय कि कहीं ऐसा तो नहीं है व्हेन मैं आई एम टेकिंग एवरी nth नंबर, तो उसमें एक पर्टिकुलर पीरियोडिक पैटर्न हो रहा है कि हर जो 10वां जो व्यक्ति है, अधिकतर नवा, या ऐसा समझो कि मैंने देखा है कि हर 8th के बाद 9 10th जो लोग हैं मेरे स्टोर में आते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं और उनका जो है दे हैव अ पर्टिकुलर, दे बिलोंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड विच माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर, and if I repeatedly, if I just stick on that nth number, then it might create the trouble. So just for an example I am telling you, otherwise that is a systematic. Then the stratified random sampling में I divide the population in the different stratas as per their representation, and then I pick the number according to the or proportional. इसमें स्ट्रेटिफाइड का मतलब या तो ऐसा समझो कि देर आर फॉर एग्जांपल से कि देर आर इन टर्म्स ऑफ जेंडर, in terms of, see I am if I am working or I am choosing the kind of doing a research on the relationship or some aspect of a relationship, so I choose certain number of people who are in a married category, I choose certain number of people who are single, I choose certain number of people who are in a committed relationship, not yet married, I might choose certain number of people who have got married and divorced. So I create a different stratas of them and then I choose between them. तो ये तो stratified. इसी में एक दूसरा टर्म आ जाता है proportionate stratified sampling. तो proportionate stratified sampling का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसा समझिए कि when with the same example, say if I am choosing कि when I am doing a research on a relationship, so I came to know कि there are say I need to choose 100 people. Okay, so as per the prevalence rate, I know prevalence rate के basis पे मुझे लगता है कि जो पिछली studies हैं वो data ये बोलते हैं कि out of every 100 people there are 40 people who are married. Fine, there are 55 people who are, or sorry, for example, there are 25 people who are in the age of marriage but not yet marriage, for example from 21 22 to 35. Getting? There are in on every 100 people there are 2% people who are divorced. So when I will choose my sample, I will choose those numbers as per their proportion in the whole population. Are you getting? तो मैरिड लोगों का proportion अगर 40% है तो और मेरे को 1000 लोगों का डेटा रखना है तो 40% इज इक्वल टू 400 पीपल जो है वो मैं अपने सैंपल में मैरिड लोगों का रखूँगा. अंडरस्टैंड? 25% यानी कि 250 पीपल मैं उन लोगों का रखूँगा जो दोज हु हैव मैरिड, वो those who are in the age of marriage but not yet married, likewise just so and so. तो proportionate stratified sampling का मतलब यही है कि किसी भी population में पहले मैंने stratas create कर दिए,
उन स्ट्रेटास का प्रपोर्शन क्या है होल पॉपुलेशन में, उसके अकॉर्डिंगली ही मैं जो है अपना सैंपल उसी प्रपोर्शन में चूज करूंगा. गेटिंग द पॉइंट? दैट इज बेसिकली व्हाट is known as the proportionate random sampling. Then there is a cluster sampling. Cluster sampling का मतलब what does it mean? Cluster sampling का मतलब I take, there are kind of, say I want to work on the schools, some take data from the schools. There are say 100 schools are there in the Jaipur. Okay, so I choose 3 4 5 school whatever, because 100 तो मैं नहीं जा सकता पूरा की पूरा, और उन 100 में उन 2-3 स्कूलों को जिनको मैंने चूज करा है, आई विल मेक द क्लस्टर इन दैट सेंस, and I'll take all the students who are studying into that school basically and take the data from them. That is basically cluster. Okay, stratified में you create the different categories, और उन कैटेगरी के प्रपोर्शन के बेसिस पे आप उतने लोगों का डेटा लेते हो. क्लस्टर सैम्पलिंग में जो भी आप क्लस्टर क्रिएट करते हो उस क्लस्टर के पूरे पॉपुलेशन को लेते हो. ठीक है, दैट इज बेसिकली द डिफरेंस. तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ रिप्रेजेंटेशन. गेटिंग? But there are many kind of researches are there in which randomization is not necessary. Are you getting? If our topic is very specific, okay, so we need to say, for example, if we are talking about a certain kind of for example say phobia, okay, we are doing certain kind of research related to, say for example, AI usage and cognitive decline. So we cannot choose the whole of the population, because a lot of people might be there in the population who might not actually using the AI at the first place. So if somebody is not using the AI at all, then what is the basically the mean of just making the correlation, because variable itself is an absent. सो आई विल मेक श्योर कि मैं उन्हीं लोगों का डेटा लूँ या उन्हीं लोगों को अपने स्टडी में ले जिनमें दोनों वेरिएबल्स, और एटलीस्ट जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर प्रेडिक्टिव वेरिएबल है, अगर मैं कोरिलेशन स्टडी की बात कर रहा हूँ, मतलब जो एआई यूसेज करते हैं. अरे गेटिंग? तो वहाँ पे रेंडमाइजेशन तो खत्म हो जाएगा. तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल का मतलब है कि माइट बी देयर आर ample amount of researches, multiple types of researches and topics are there in our subject like psychology, where each and every person might not be, we cannot take the data randomly from whole of the population. Getting the point? That is a very important. तो किसी में भी बहुत सारी चीज़ों में होता है. ये दूसरी तरीके की रिसर्चेज में भी होता है, मार्केटिंग में भी हो सकता है, मैनेजमेंट में भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स में भी हो सकता है कि साहब एवरेज की हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स हैं वो कितना आइटम जो है वो कितना परसेंट अपना पैसा जो है वो लग्जरी आइटम्स में स्पेंड करते हैं. तो हम हर किसी को तो ले नहीं सकते अपन, बिकॉज उसके लिए हाई नेटवर्थ होनी चाहिए. हमने पहले से उसका क्राइटेरिया लगा दिया. फिर सेकंड में हाँ, आफ्टर दैट we might randomly choose out of them or not choose. It again depends on the different types of variables. Fine. So इसमें जो एक होता है basically convenience sampling. Convenience sampling का मतलब select whoever is easily available to us. देखिए whoever is easily available. अब it is something like, again I want to work on say AI usage and the cognitive decline in psychology. So I know, yeah, I don't know a lot of people I know, but a lot of students in my class. So I will go in my class and take the data from this, and then I told one of my colleague who has also started teaching in a separate class, and just take 2 or 3 classes data rather than going into the whole school and taking the data randomly. So that becomes a convenient sampling. Understand? So convenient sampling, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, वो है फीजिबिलिटी. एक तो क्या टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, और दूसरा है फीजिबिलिटी. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने की है, प्रैक्टिकली अगर आप पीएचडी वगैरह करेंगे आगे के लिए,
जब अपन कोई भी टॉपिक डिसाइड करते हैं तो उसकी फिजिबिलिटी में भी किस टॉपिक के ऊपर डेटा कलेक्ट करना कितना आसान है और कितना नहीं है, दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज इट हैपन्स कि शुरू शुरू में तो अपन बड़े जोश जोश में बहुत सारे फैंसी टॉपिक्स ले लेते हैं, अपन ये भी वेरिएबल वो भी वेरिएबल, अरे ये बड़ा अच्छा लग रहा है, और हम कोई ट्रॉमा से रिलेटेड ले लेते हैं, हम कोई ड्रीम एनालिसिस ले लेते हैं, हम कोई तीसरी चीज़ ले लेते हैं। डू डू वी हैव द रिसोर्सेज for reaching out to the data? Can those people give their whatever their experiences, so have, are they comfortable in giving us their experiences and everything? Can we able to get that required data or not? Feasibility is very important. So might be say sometimes I say here, I know that my father is a doctor, my mother is a doctor, and they have an hospital. So I want to work on something like some people working on healthcare, for example, because I know that is a convenient for me because I have a kind of resources there, understand, references there. सो दैट बिकम्स ए कन्वीनियंट सैम्पलिंग। अब लेकिन कन्वीनियंट सैम्पलिंग के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि फिजिबिलिटी तो आसान हो जाती है, आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाता है। रिप्रेजेंटेशन कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं देर आर द चांसेस ऑफ बायस। हम उसको कितना जनरलाइज कर पाए नहीं कर पाए उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ सकता है, अंडरस्टैंड। लेकिन बहुत बार रेंडमाइजेशन के साथ दिक्कत ये होती है कि देयर माइट बी द लैक ऑफ फिजिबिलिटी, एजुकेटिंग। और अभी तो जस्ट आई एम टेलिंग यू विद माय एक्सपीरियंस, अभी के टाइम में टू कलेक्ट द डेटा इज नॉट एन ईजी टास्क। Earlier it used to happen 10 years ago when you used to tell that you are in psychology and you are doing certain kind of research, so people were more than excited because they thought ki when they fill the questionnaire or some sort of thing, so some kind of their hidden patterns will come out and they will know more about themselves and others and likewise. So they were actually excited about taking part into all these researches. Now since psychology is expanding rapidly in each and every colleges, because first of all thanks to the WhatsApp groups, lots and lots of very nonsensical messages and all sort of things comes on the WhatsApp. So there are a lot of people who don't even open their WhatsApp messages, understand। तो एक तो क्या होता है कि इतनी सारी भीड़ में और जंक में अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चनियर्स भी अगर हम फॉरवर्ड करते हैं तो वो जो सारी की सारी जंक है उसमें वो भी खो जाता है, आर यू गेटिंग, बिकॉज इतना ज़्यादा फॉरवर्डेड मटेरियल हमारे पास आता है। पहला तो एक चीज़ ही हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि अगर हम किसी को बोलें भी पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि यार प्लीज़ इसको भर दो, प्लीज़ इसको भर दो, तो पीपल डोंट हैव अ टाइम बिकॉज दे आर रिसीविंग सो मच क्वेश्चनियर्स। अभी अगर मैं आपको यही एग्जांपल बताऊं कॉलेज यूथ के बारे में कि हमारे इतने मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, हर मास्टर का स्टूडेंट डिसर्टेशन कर रहा है, उसके बाद ग्रेजुएशन का स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट कर रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ टाइप की रिसर्च कर रहा है, गूगल फॉर्म बनाते हैं और उसको सर्कुलेट करते हैं। So people get just fed up with this filling all these forms and all that thing. So unfortunately what happens many times, they just randomly pick they even don't read the question and just pick like what happens because of this data gets contaminated, and when the data gets contaminated then the results that comes mostly sometimes are in incongruence with the hypothesis of the previous research. So that creates a kind of a big problem. Okay, so this is very very important to get the proper sampling or the kind of thing. So that's why I'm telling you there is a very delicate balance we need to make between the feasibility, what is possible, as well as the representativeness. Okay, and that requires a great creativity and art. Okay, out of the box solution. So one is a convenience sampling, the other one is basically what we call as a purposive sampling. So purposive sampling where we select cases based on theoretical or practical relevance. Okay, so we have chosen a certain kind of data. Okay, so we are working on
the people who have some traumatic experience, for example. Fine. So we will choose only those people who falls into this criteria, and we will avoid, or we will exclude all other type of people. So that is a very specific which fulfills our purpose, right? That is the purpose of sampling. Okay. And that is very common in a qualitative research, very common in a qualitative research. Third one is what we called as a basically, you might have heard about this, that is a snowball sampling. Snowball sampling is, it's also not probability. Non-probability, if I want to work on, say, my research topic is related to some kind of drug addiction or drug abuse and all that thing. So obviously it's such a private affair that I don't have an access, and nobody will actually reveal that, okay, they take their drugs and XYZ. So what happens, I'll approach some of my friends whom I know might have some contacts, or they themselves take their drugs, and then they further give the references of two or three other people, and likewise. Okay, so it's a kind of a chain where the one participants give reference of two three other participants, and likewise it, so that is a snowball sampling. Okay. And then basically one is also a quota sampling. Quota sampling is where there is a predetermined categories, there is no any random randomization. It is something like, might be when I'm talking about the cluster sampling, so cluster mein I have choose or created the cluster might be out of a random population. Okay, but here there is a fixed amount of, I have not used the randomization at all. I have just made the fixed quota, and first come first serve, simple, whosoever is coming and I take, and that's it. Right, that is the thing. So these are the two important aspects: random probability sampling and non-probability sampling. The next one is one just a tricky question or confusion which might come, that is related with the random sampling and random assignment. So random assignment is always used in a experimental study where we have the two groups, experimental group and control group, and each and every participant has an equal chance of falling into either of the group. Getting, a person might go into an experimental or in a control, so that is a random assignment into any situation. Understand, when we are talking about random sampling, it's not just about an experimental condition. Are you getting? It is about sampling from the whole of the population. So we need to be care of that. Okay. It does not by itself create an experimental control. Random sampling has nothing to do with an experimental control. And random assignment does not guarantee any population representativeness. Random sampling guarantee the population representativeness. Random assignment basically creates an experimental control, not the vice versa. Clear? This is the thing. Then there are certain topics, other topics related to sample size, power, and that is also needs to be discussed. So sampling size is very important. So what is basically sampling size? Yes, so next topic is basically sample size and power. That is also very important, sample size. So there must be an enough sample size that can be statistically strong. Understand, if sample size would be very small, it would be very difficult to generalize. Okay, sample size should be that much which gives the enough statistical power so that it can be generalized. It is a very important. So whenever we, even there is a proper formula is there, whatever the total population is there which you want to study, so उसमें से हम कितना सैंपल लें कि जो statistically significant हो. हम कोई भी RCT करें randomized, kind of ग्रुप्स हो किस तरीके से, उसमें कितना जो है हमारा वो होना चाहिए, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट. तो सैम्पल साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आप एक चीज़ देखोगे कि विच आई हैव नोटिस्ड ऑल्सो कि व्हेन वी डू द रिसर्च and when we
did a kind of, whatever we have done the study, now we created a research paper and we have sent it for the publications. So I've noticed a lot of times, it depends on the impact factor to impact factor journals. So some of the journals, they outrightly reject, not because your research design was, there was some fault into it. What they say is that your sample size was very small, and it was so small that there was no any kind of, power into it, power effect. Understand? So it must be statistically powerful so that it is of some use. Are you getting? अब मैं ऐसा समझो कि एग्जाम्पल, जब मैं 10,000 लोगों पे स्मार्टफोन एडिक्शन की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यार मैं जब 10,000 लोगों पे किसी को जनरलाइज करने की बात कर रहा हूँ, वहां मैं बस 20-30 लोगों को पिक करता हूँ और उनका डेटा लेता हूँ, 400 लोगों, दो दो 20-30-40 लोगों का, और उसके बेसिस पे मैं बोल देता हूँ हाँ जी साहब ये रेट है प्रेवलेंस और इतना स्मार्टफोन एडिक्शन है और नहीं है, क्योंकि मेरा सैंपल साइज ही बहुत स्मार्ट छोटा है। गेटिंग? मेरे को थोड़ा सा बड़ा सैंपल साइज लेना पड़ेगा। तो सैंपल साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने लोग हमारी स्टडी में इंक्लूड हो रहे हैं। आर यू गेटिंग? सो दैट इज, अब अगर फिनोमिनन बहुत ही रेयर है, आर यू गेटिंग, तो ऑब्वियसली आपका सैंपल साइज छोटा होगा, छोटे से भी चल जाएगा। अंडरस्टैंड? लेकिन अगर वो इनफ प्रेवलेंस है उसकी, तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग? कुछ स्टडीज होती हैं जो एक्सप्लोरेटरी होती हैं, जहाँ पे अभी जो है कॉन्सेप्ट बहुत वेल डिफाइंड नहीं होता, धीरे धीरे एक्सप्लोरेशन ही होता है अभी उनका, तो वहाँ पर भी हम कम सैंपल साइज में चला लेते हैं। लेकिन जहाँ पर कोरिलेशनल स्टडीज़ हैं, कंस्ट्रक्ट वेल डिफाइंड है, अच्छा खासा लिटरेचर मौजूद है, तो वहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो, सैंपल साइज अच्छा खासा हो। इसीलिए अगर आप बहुत अच्छे जर्नल्स को देखोगे, बहुत अच्छे उसमें, तो दे हैव अ सैंपल साइज ऑफ सम इवन हैव अ 8,000, 10,000, 15,000 and like whatever. Are you getting? So that gives the strength basically. So sample power is probability of detecting a true effect of whatever sample you have chosen, whatever the variables are there, even there is a control group and experimental group. If there is no any enough power, understand, power in a probability of detecting a true effect, larger sample size generally increases the statistical power. Understand? Then there is a effect size, the magnitude of relationship or difference, small effect requires the larger samples. अंडरस्टैंड? और अगर छोटे सैंपल्स में अगर बड़ा डिफरेंस भी है, तो इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक टू टॉपिक, इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक टू टॉपिक कि भाई इफेक्ट साइज कम है या फिर ज़्यादा। अगर लार्ज सैंपल साइज है, इफेक्ट साइज कम भी होगा, तो बिकॉज सैंपल वॉज सो लार्ज इट कैन गिव इट, बट अगर सैंपल बहुत स्मॉल है तो फिर देर इज अ डिफरेंस। Are you getting? So that is because what happens in a small sample, आपने 10 या 20 लोगों को अपनी स्टडी में चूज करा, so there might be 20 लोग हैं, आपने 10-10 लोगों का कुछ ग्रुप करवा दिया, तो अगर 2 लोगों का भी एक्सट्रीम स्कोर होता है तो that distorts, understand, the whole of the scoring. But if the sample size is large, then even the people, some people who have an extreme scores because of the, the counterbalancing and all that thing, ऑल बिकम्स इन एवरेज में आ जाता है। ठीक है? सो बड़े उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइज। ओके, सो सैंपल साइज, पावर, इफेक्ट साइज, हेटेरोजेनिटी। हेटेरोजेनिटी का मतलब, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज वट एवर, इफ योर टॉपिक इज टू स्पेसिफिक then that's fine. लेकिन when, for example, say when we are talking about in इंडिया में, if the population is very diverse, तो डाइवर्स पॉपुलेशन में जितना मेरे सैंपल में भी डाइवर्सिटी होगी, उतना इजीली मैं उसको जनरलाइज कर पाऊंगा। लेकिन हेटेरोजेनिटी के साथ दूसरी चीज़ है कि अगर हेटेरोजेनिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो या तो मेरे को दोनों ग्रुप में इक्वल हेटेरोजेनिटी रखनी पड़ेगी, और या फिर अगर एक ग्रुप में ज़्यादा हेटेरोजेनिटी है, और अगर या फिर मैं 2 ग्रुप ले रहा हूँ और दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल अलग अलग हैं, तो देन अगेन इट क्रिएट्स अ कंफाउंडिंगनेस। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन द रिसर्च टू रिसर्च बेसिकली। ओके, सो दैट इज बेसिकली द थिंग। हेटेरोजेनिटी का एक एग्जांपल मैं आपको और इजीली समझाता हूँ। वन ऑफ माई रिसर्च स्कॉलर हु इज वर्किंग ऑन
say the effect of environmental pollution on the cognitive abilities. और हमने पॉपुलेशन लिए 9th क्लास से लेके 10th क्लास से लेके 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स की. अब अगर हम बच्चों की स्टडी करते हैं तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि साहब हमने एक गांव का स्कूल लिया और एक हमने शहर का स्कूल लिया, हमने एक प्राइवेट लिया, एक पब्लिक लिया. क्यों? क्योंकि टीचर अलग अलग होते हैं, कोर्स अलग अलग होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग होता है. तो वहाँ पे हो सकता है कि एक एक स्कूल के बच्चों का परफॉर्मेंस कम आ रहा हो, नॉट बिकॉज कि देर इज अ कॉग्निटिव डिक्लाइन आउट ऑफ एयर पॉल्यूशन, बट माइट बी बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द टीचर्स, might be because of the infrastructure, or might be xyz, there might be other variables. So what we did is basically that we choose only the KVs. Why? Because KVs का syllabus across the India एकदम same pattern में चलता है. All the teachers are similarly equally qualified, they have the same eligibility criterias, and everything is basically, in all the schools the person can transfer the even the एक बच्चे का अगर बीच में ट्रांसफर हो गया एक केवी से दूसरे में, तो वो बिल्कुल सिलेबस को मिस नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ एकदम साथ साथ चल रहा है ना. सो वी नीड अ होमोजेनिटी देयर बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ द थिंग वी वर डूइंग. बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन, अगर हेटेरोजेनिटी की रिक्वायरमेंट होती है तो depends on research. It is fine. So this is basically the thing. So I think sample में अभी इतना ही है, बाकी थोड़ा सा फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा. नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे रिसर्च डिज़ाइन में क्वांटिटेटिव डिज़ाइंस एंड क्वालिटेटिव डिज़ाइंस, एंड देन मिक्स मेथड स्टडीज. आई होप यू एंजॉयड. टेक केयर. बाय बाय.